हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी 2 का हमारा ये 8th लेक्चर है और हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 10 टाइप का रिएक्शन पढ़ लिया और लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस पढ़ा था और आज हमें हाइड्रोक्सिलेशन करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो, 11th रिएक्शन है हमारी ये और इसकी हेडिंग डालनी है हाइड्रोक्सिलेशन। देखो हाइड्रोक्सिलेशन हम 4 टाइप से करते हैं। 4 टाइप में कौन सा आएगा? एक तो बेयर्स रिजेंट के साथ। बेयर्स रिजेंट क्या होता है? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 या इसको हम 1% अल्कलाइन KMnO4 भी बोल देते हैं। ठीक, एक तो ये होगा। सेकंड क्या आएगा? OSO4 के साथ, OSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आता है? पर एसिड की प्रेजेंस में, पर एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना। ठीक, और क्या आएगा? एक आता आपका ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Ag+ आयंस या इसको हम Ag2O भी लिख सकते हैं, Ag2O H+ ऐसे लिख के देते हैं। समझ आ रही बात? तो ये आपके हाइड्रोलिसिस के हाइड्रोक्सिलेशन के मेथड है। जो पहले 2 मेथड है इनमें सिन एडिशन होता है और जो लास्ट के 2 मेथड है इनमें एंटी एडिशन होता है। देखो इतना ही नहीं पढ़ना, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये क्या है कि आप लास्ट में ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ पढ़ेंगे जिसको हम बेयर्स रिजेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप, हाइड्रोक्सिलेशन विद, ए पॉइंट बना लेना, हाइड्रोक्सिलेशन विद बेयर्स रिजेंट, बेयर्स रिजेंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि बेयर्स रिजेंट क्या होता है। देखो बेयर्स रिजेंट होता है आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं? 1% अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, KMnO4 का पिंक कलर रहता है, बेयर्स रिजेंट का पिंक कलर होता है। ठीक, अब ये कलर क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पे समझो। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया रिएक्शन बीकर में, एल्कीन या अल्काइन ले लिया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहां पे ले लिया और यहां पे हमने बेयर्स रिजेंट इसमें डाल दिया जिसका क्या है? पिंक कलर है। तो पिंक कलर का ये कंपाउंड जैसे ही इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्कीन एल्काइंस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? यहां पे ब्राउन PPT नीचे बना लेता है। तो ये ब्राउन PPT किसका बनता है? MnO2 का। क्या बनेगा? ब्राउन PPT बनेगा। ठीक, तो क्या है, इसलिए ये आपके टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी काम आता है। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, बस एक बार समझा रहा हूं शॉर्ट में जल्दी जल्दी, फिर एक एक चीज आपको लिखवाऊंगा। देखो होता क्या है, हमने क्या लिया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, उसमें जैसे ही हमने बेयर्स रिजेंट डाला तो बेयर्स रिजेंट उसके साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है। उसके बाद नीचे क्या है? ब्राउन PPT बन जाता है। किसका ब्राउन PPT बनता है? MnO2 का। अगर ये ब्राउन PPT बन जाए तो हम यहां बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, तो इसलिए इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो यही पॉइंट लिख लो कि ये क्या कहलाता है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहलाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहलाएगा। ठीक, अब सेकंड पॉइंट देखो यहां पे क्या आएगा? इसमें कैसा एडिशन होगा? सिन या एंटी? सिन एडिशन होगा, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि KMnO4 क्या है? सिन रिजेंट है। बात समझ में आई? एक्चुअल में यहां पे होता क्या, देखो जैसे ये आपका क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन है। यहां पे क्या करेगा? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 भी लिख के दे सकता है और आपको यहां पे 1% अल्कलाइन KMnO4 भी लिख के दे सकता है। ठीक, तो यहां पे इसका कलर जो होता है वो पिंक कलर होता है। ये इसके साथ रिएक्शन करता है और क्या कर लेता है? इसका हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। तो यहां पे OH लगेगा, ये OH लगेगा और यहां पे क्या हो रहा है? सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट अपने को नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर इसके साथ में और क्या बनता है? KMnO4 यहां से किस में जाता है? यहां पे +7 में है और किस में जाएगा? MnO2 में। MnO2 यानी +4 में, यानी खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो किसी में भी अगर ऑक्सीजन आप ऐड करते हो तो ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन पे तो माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा? प्लस आएगा। जैसे OH पे -1 होगा तो इस पे +1 होगा। इसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। और इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दिया तो खुद का क्या होगा? उसका, किसका? KMnO4 का क्या होगा? रिडक्शन होगा। बात समझ में आई? तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है +7 से +4 में। और इसका एक कलर जो आता है वो ब्राउन PPT बनाता है।
समझ आई कि नहीं आई बात, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं एक्चुअल में क्या हुआ। देखो जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं, देखो यहां पे मैं लिखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन बीकर ले लिया और उस रिएक्शन बीकर में मैंने क्या ले लिया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया। ठीक, ये हमारा रिएक्शन बीकर है, इसमें मैंने क्या लिया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया। ठीक, और इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मैंने क्या डाल दिया, बेयर्स रिजेंट डाल दिया। बेयर्स रिजेंट का कलर कैसा है, पिंक कलर है। तो ये यहां पे आपका इसमें बेयर्स रिजेंट है। ठीक, समझ आ रही बात। बेयर्स रिजेंट, बेयर्स रिजेंट क्या होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट के MnO4। ठीक, या 1% अल्कलाइन के MnO4। कलर कैसा रहता है उसका, पिंक कलर रहता है। फिर क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करने के बाद फाइनली आपको क्या मिलता है, यहां पे देखो फाइनली क्या होगा, नीचे पीपीटी बन जाएगा। कैसे कलर का पीपीटी बनेगा, ब्राउन कलर का पीपीटी बनेगा। तो यहां पे ये MnO2 का पीपीटी बन जाता है। ठीक, ये क्या है, ब्राउन पीपीटी। ब्राउन पीपीटी किसका है, यहां पे किसका लिखोगे आप, ये MnO2 का है। क्या बना है ये, MnO2। समझ आ रहा है साफ साफ। ठीक, अगर आपको इस कलर से नहीं दिख रहा आप दूसरे कलर से लिख लेना। ठीक, समझ आ रही बात। नेक्स्ट देखो, मैंने ब्राउन इसलिए बना दिया ताकि आपको कलर देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ यार यहाँ पे ब्राउन पीपीटी बना है। और अगर आपको ये कलर साफ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा दूसरा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो दूसरा कलर भी हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ब्राउन बिल्कुल यही दिखा जाए, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये बनता है आपका ब्राउन पीपीटी। और ब्राउन पीपीटी किसका बनता है, MnO2 का। तो ऐसा अगर हो गया तो हम बोल देंगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में काम आता है। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ये ऐसा टेस्ट नहीं देता है, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ऐसा टेस्ट देता है। अब एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा एडिशन क्यों होता है, देख लो वो भी। देखो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है एल्कीन के साथ, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे MnO4 माइनस है, तो ये MnO4 माइनस इसके साथ ऐसे जुड़ता है, ये ऐसे सीन एडिशन होता है। ठीक, ये सीन एडिशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मेन क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। तो कैसे आया क्वेश्चन, अब हम आगे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में क्या हुआ, आपने कंपाउंड ले लिए, मान लीजिए आपको 4 कंपाउंड दे दिया, जैसे A B C D। तो बोला इनमें से एक बीकर में, ये 4 बीकर है, इनमें से एक बीकर में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो बताओ कौन से में अनसैचुरेटेड है। तो मैंने सब में क्या किया, बेयर्स रिजेंट डाल दिया। तो मान लीजिए C वाले में क्या, ब्राउन पीपीटी बन गई यहाँ पे। तो मैं क्या बोल दूंगा, C वाला क्या है आपका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्या आपका बेंजीन जो है, बेंजीन क्या ये रिएक्शन देगा, क्या बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रीजन क्या है उसका, भाई बेंजीन क्यों नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना चाहता। बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खोना नहीं चाहता है। भाई इसके साथ रिएक्शन करेगा तो उसका पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे बनेगा ना बेंजीन में, तो ये बनेगा बेंजीन में। तो बेंजीन में अगर ये बन गया तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, तो बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देना चाहता है। बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, तो बेंजीन ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बेयर्स रिजेंट के साथ नहीं देगा। ये नोट डाल के आपको लिखना है। एक बार इस पे आप ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको करवा देता हूं। लिखो जल्दी से। अब एक काम करो, सबसे पहले नोट डाल लो, बेंजीन डू नॉट गिव, बेंजीन डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन because it do not want to lose its aromaticity। ठीक, समझ आया, इसमें कोई डाउट है कि नहीं है, नहीं है ना, क्लियर हो गया, पहले भी कर चुके हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन मैं यहां पे आपको करवाता हूं। देखो इसमें साथ साथ लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन
टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन with bromine water as well as Bayer's reagent। कौन देगा भाई, ये आपको बताना है। सबसे पहला दे दिया आपको, क्या दिया गया इसमें, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया प्रोपेन, सेकंड ऑप्शन दिया गया आपको प्रोपाइन, थर्ड ऑप्शन दिया गया बेंजीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइक्लोप्रोपेन। बताओ क्या आंसर आएगा, सोचो इसका क्या आंसर आएगा, बोलो भाई। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में कौन देगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड देंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, प्रोपेन क्या है, प्रोपेन तो आपका प्रोपेन तो सिंपल एल्केन है, ठीक, ये तो नहीं देगा। और प्रोपाइन में क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता, ना ब्रोमीन वाटर के साथ और ना ही आपका बेयर्स रीजेंट के साथ, ठीक। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन आपने क्या पढ़ा था कि ये ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट देता है, लेकिन बेयर्स रीजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा, ये पढ़ा हमने, ठीक। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि साइक्लोप्रोपेन जो है ब्रोमीन वाटर के साथ तो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये नहीं देगा, थर्ड वाला भी नहीं देगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना चाहता। और ये क्या करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट देता लेकिन बेयर्स रीजेंट के साथ नहीं देता, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, अल्काइन दोनों के साथ देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे अच्छे से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे और क्वेश्चंस करते हैं बिल्कुल सिंपल कि इस पे आपकी रिएक्शंस कैसे आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया और यहां पे लिख के दे दिया कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। तो इसमें आप क्या करोगे, कैसे बनेगा, देखो सिन एडिशन होगा, ये बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट मान लीजिए अगर आपको ये दे दिया जाए, मान लीजिए कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, क्या करोगे भाई, इसमें क्या बनेगा, CH3 CH CH2OH, या इसको नीचे ही दिखा दो, सिन एडिशन दिखा रहे हो तो आप बार बार, ये और ये। अब देखो ये वाला कायरल कार्बन है तो इसके दो आंसर आएंगे D एंड L, ठीक। तो DL आइसोमर देगा, ये दो प्रोडक्ट आएंगे इसके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे सिस एल्कीन दे दिया जाए और यहाँ पे क्या दे दिया आपको 1% अल्कलाइन KMnO4 लिख के दे दे, तो इसमें आप क्या करोगे, आपने देखा भाई कैसी एल्कीन है, सिस कैसा रिजेंट है, सिन रिजेंट है, तो सिन रिजेंट क्या करेगा, मीजो कंपाउंड देगा। बोलो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे सिस एल्कीन सिन रिजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या देती है, मीजो कंपाउंड देती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और यहीं पे मान लीजिए अगर ट्रांस हो जाता, ये ट्रांस हो जाता अगर, तो ट्रांस के केस में क्या करते, यही दे दिया आपको 1% अल्कालाइन KMnO4, तो इसमें ट्रांस सिन के साथ कैसी रिएक्शन देगा, ट्रांस सिन के साथ रैसमिक मिक्सर देगा कि नहीं देगा, ये बनेगा CH3 OH H OH H, और ऐसे कर दो, एक तो ये देगा, एक तो मान लीजिए D आइसोमर है तो दूसरा क्या देगा, L आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। ये दूसरा इसकी मिरर इमेज बनेगा, ठीक है कि नहीं है, यहाँ पे ये OH और ये H, तो ये क्या बना, रैसमिक मिक्सचर, ठीक। D एंड L समझ आया कि नहीं आया, 50% D होगा 50% L होगा। मान लीजिए आपको अगर ऐसा दे दिया जाता, ये वाला क्वेश्चन दिया जाता और यहाँ पे दे दिया आपको बेयर्स रिजेंट 1% अल्कलाइन KMnO4, तो इसमें क्या होगा, इसमें बोलो क्या होगा, इसमें भाई ये सिस है, सिस एल्किन दिख रही है आपको, देखो इधर है ना दोनों बॉन्ड, इसको आप ऐसे देख लिया करो ना यार, ये सिस एल्किन दिख रही कि नहीं दिख रही, ठीक। तो ये सिस एल्किन है, तो सिस एल्किन क्या करेगी, सिन रिजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या देगी, मीजो कंपाउंड देगी। और मीजो कैसे बनेगा,
ये देख लो, ये मीजो बन जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ये OH और ये भी, यहाँ भी इसके OH लग जाएगा, तो ये भी आपका मीजो कंपाउंड है। ऐसे करते हैं, कर दोगे? इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिख लो, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन जो बन सकता था वो भी मैंने आपको करवा दिया। बस इस क्वेश्चन में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि साइक्लोप्रोपेन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो इसलिए साइक्लोप्रोपेन आंसर नहीं आएगा, प्रोपाइन आएगा ओनली। ठीक, लिखो इसको, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो बी टाइप, हाइड्रोक्सिलेशन विद OSO4, H2O। तो इसमें भी सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि सिन एडिशन होगा। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको ये एल्कीन दे दी, यहाँ पे ये एल्कीन आपको दी गई है, और यहाँ पे सिंपल आपको लिख के दे देगा एग्जामिनर OSO4। ठीक, तो इसके साथ हाइड्रोक्सिलेशन करना है। क्या करोगे? यहाँ पे ध्यान रखना आपको सिन एडिशन होगा, ये OH और यहाँ भी OH। ठीक, तो क्या हुआ? सिन एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्यों होता है ऐसा? देखो ऐसे ऐड होता है, ये मानो आप, इसमें ये मान के चलो, इसमें जब एडिशन होता है, ये OSO4 है ना, यहाँ पे ओस्मियम जो है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +8। ये पढ़ते हैं ना हम D एंड F ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक में, ओस्मियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8, तो ये OSO4 में करता है। ठीक, तो ऐसे ये सिन एडिशन होता है। देखो ये हो रहा ना सिन एडिशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, सिन एडिशन। अब नेक्स्ट देखो, इस पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका, सिंपल क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक, और यहाँ पे लिख के दे दिया मेरे को OSO4, इसके साथ हाइड्रोक्सिलेशन करो, तो क्या करूँगा मैं? सिंपल, यहाँ पे ये क्या है? ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, और ये क्या है? सिन एडिशन देगा। तो सिन एडिशन में क्या बनेगा? ट्रांस सिन के साथ क्या देता है? रेसमिक मिक्सर। बोलो भाई, रेसमिक मिक्सर देगा कि नहीं देगा? प्लस हम बोल देंगे एक D होगा, तो दूसरा इसमें L होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बनता आपका रेसमिक मिक्सचर, 50% D एंड 50% L आइसोमर। समझ आ गया नहीं आ? मान लीजिए ऐसे आपको यहाँ पे ये दे देता साइक्लोहेक्जीन, तो साइक्लोहेक्जीन ये क्या है? सिस फॉर्म होती है, तो इसके साथ रिएक्शन कराई, तो ये सिस फॉर्म इसके साथ रिएक्शन करेगी, सिन के साथ क्या देगी? मीजो आइसोमर देगी। तो मीजो कैसे बनेगा कि दोनों सेम साइड से OH लग जाए, तो ये OH लग गया और ये भी OH लग गया। तो अब देखो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? 2 कायरल सेंटर है, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर, और प्लेन ऑफ सिमेट्री और कंपाउंड क्या होता है? मीजो कंपाउंड होता कि नहीं होता? ये पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक, लिख लोगे बी टाइप लिखो, फिर C और D टाइप करेंगे। अब नेक्स्ट लिखो C टाइप। C टाइप में क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन विद पर एसिड, हाइड्रोक्सिलेशन विद पर एसिड। ठीक, इसमें सबसे खास बात क्या है? एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी पर एसिड दिया हो तो हाइड्रोक्सिलेशन करना है, और कौन सा एडिशन करना है? एंटी एडिशन करना है। समझ आया? देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है सिन एडिशन कहां होगा, एंटी एडिशन कहां होगा। ठीक, तो इसमें देखो जैसे एल्कीन दे दी, और यहां पे दे दिया मेरे को इसकी रिएक्शन दे दी किसके साथ? पर एसिड के साथ। ये आपका पर एसिड है। ठीक, पर एसिड के साथ हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। ठीक, अब देखो क्या होगा इसमें, यहां पे ये बनेगा पहले परोक्सी लिंकेज के कारण। परोक्सी लिंकेज ये होता ना, ये परोक्सी लिंकेज दिख रहा है ना, इसलिए इसको पर एसिड बोलते हैं। पर एसिड बोल दो या परोक्सी एसिड भी बोल सकते हो, पर ऑक्सी एसिड भी बोल सकते हो, है ना? पर एसिड भी ठीक है वैसे, और पर ऑक्सी एसिड दिखोगे वो भी ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो
अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर का अटैक होगा। वाटर कैसे करेगा, अब वाटर जब अटैक करेगा इसके पास लोन पेयर है, और इधर से अगर अटैक करता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो इधर से दोनों के लोन पेयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर और वाटर के लोन पेयर में रिपल्सन हो जाएगा अगर इधर से अटैक किया। तो इसलिए वाटर अपोजिट साइड से अटैक करता है, और अपोजिट साइड से अटैक करता है इसलिए हम क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, तो नेक्स्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे ये वाटर ऐसे बना लेगा, ठीक, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर आपको पता है जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा तो वहां से वाटर क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, और जैसे ही H+ रिलीज करेगा यहाँ बच जाएगा आपका OH, ठीक, और इस पे माइनस चार्ज होगा तो माइनस चार्ज इसका क्या करेगा, यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ भी OH बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है। जब भी आपको ऊपर एसिड दिया गया है क्या ध्यान रखो, एंटी एडिशन से हाइड्रोक्सिलेशन कर दो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया, प्रोपिन दे दिया यहाँ पे, और प्रोपिन की रिएक्शन दे दी किसके साथ, कोई पर एसिड दे दिया, जैसे ये दे दिया मान लीजिए, ठीक। तो इसको देखते ही आप क्या समझ जाओगे, पर एसिड को देखते ही हाइड्रोक्सिलेशन करना है, और क्या ध्यान रखना है, एंटी एडिशन करना है। बात समझ में आ गई? तो कैसे लिखोगे इसका आंसर, CH3CHOH CH2OH, ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसमें जो ये प्रोडक्ट बना है इसमें ये कायरल सेंटर है, और एक ही कायरल सेंटर हो जब ऑप्टिकली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो हम बोलेंगे इसके 2 आइसोमर है, D एंड L आइसोमर। तो आंसर हमेशा क्या लिखना होता है आपको, 2 प्रोडक्ट। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे मान लीजिए आप, अगर आपको ये दिया रहता सिस 2 ब्यूटेन, ठीक, और यहाँ पे ये दिया रहता है ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ दे दिया ये वाटर, तो आप क्या समझ गए कि क्या करना है भाई, एंटी एडिशन करना है। तो ये सिस एल्कीन है, सिस पे एंटी एडिशन होगा तो कार याद आ रहा है, रेसमिक मिक्सर बनेगा। तो रेसमिक मिक्सर आप यहाँ पे बना के दिखा देंगे कि ये OH, ये H, ये OH, ये H, ठीक, CH3, ठीक, और एक इसका मिरर इमेज बना दो, एक D होगा तो दूसरा L होगा, और दोनों की अमाउंट क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, 50-50% होगा। तो ये ऐसे रेसमिक मिक्सचर बनता है, 50% D, 50% D एंड प्लस 50% L होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये सिंपल एग्जांपल अपने को करने हैं। इस पे 2 एग्जांपल और करना चाहो तो कर लो। अब ट्रांस आ गया, ट्रांस पे एंटी एडिशन होगा, मीजो बनेगा। आप खुद कर सकते हो, ट्रांस एल्कीन लिख देना, फिर यहाँ पे एंटी एडिशन करा देना पर एसिड के साथ, कर लेंगे। ऐसे करना, इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको ट्रांस अगर दिया है, ट्रांस 2 ब्यूटेन दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे, पर एसिड दे रखा है। फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक, ऐसे बना के दे दिया। तो इसमें आप समझ गए क्या होगा, ट्रांस है, ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन होगा, तो क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा, और मीजो कंपाउंड इजीली आप बना सकते हो। ये बन गया आपका मीजो कंपाउंड। इसमें 2 कायरल सेंटर है और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मीजो। ऐसे कर लेंगे ना, बताऊं क्या, ऐसे ही देखो, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए मीजो कंपाउंड है, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसके बाद मान लीजिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं लास्ट। यहां पे मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए, और यहां पे लिख के दे दिया RCO3H H2O। ये कैसी एल्कीन है, सिस है कि नहीं है, तो एंटी एडिशन होगा कि नहीं होगा, सिस एंटी, तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, ठीक। तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, ये एक OH मान लीजिए प्लेन के बाहर से लगेगा, एक प्लेन के इनसाइड से लगेगा, एक आउटसाइड द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन। इसमें कोई डाउट है क्या? ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने को करना है, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ये रेसमिक मिक्सर देगा, और इसमें क्या होगा, 50% D होगा एंड 50% L होगा, यानी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट आएंगे इसका आंसर,
ठीक, अगर आंसर ठीक करना आपने वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे तो आप क्या बोलेंगे 2 बनेंगे, क्योंकि रेसिमिक मिक्सर है ना भाई। रेसिमिक मिक्सर क्या होता है, 2 का मिक्सर, कि एक तो डी और एक एल, 50% डी 50% एल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो लास्ट डी टाइप। डी टाइप जो हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन विद O2 Ag प्लस, ठीक, H2O, या ऐसे भी लिख के दे देता है Ag2O H2O, ठीक, ये लिख के दे सकता है आपको। तो इसमें सिंपल क्या है, एंटी एडिशन है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब इसमें एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपने पर एसिड लिख रखा है वहां पे Ag2H2O लिख दियो, तो वही एग्जांपल सारे करने हैं, ठीक। बस ये लिख लो कि ये एंटी एडिशन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख के दे देगा आपको O2 Ag प्लस H2O या Ag2O लिख के दे देगा, तो आप समझ जाएंगे कि एंटी एडिशन है। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे शो कर देंगे, ये होगा एंटी एडिशन, ठीक। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि O2 Ag प्लस या H2O दे रखा है या Ag2O H2O दे रखा है, तो वहां पे आपको एंटी एडिशन करना है। ये तीनों एग्जांपल चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फर्स्ट थे ABC वो ज्यादा पूछे जाते हैं, वही आपके काम के हैं। ये बिल्कुल एक फालतू का, फिर भी मैंने करा दिया। अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो ये लिख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये आना चाहिए कि सिन एडिशन किस में होगा और एंटी एडिशन किस में होगा। अभी आपने सीखा भाई जो फर्स्ट 2 हैं, बेयर्स रिजेंट अगर आपको दे रखा है या OSO4 के साथ दे रखा है तो हमेशा सिन एडिशन करना है। और अगर आपको पर एसिड या O2 Ag2O के साथ दे रखा है तो आप क्या बोलेंगे, वहां पे एंटी एडिशन करना है। बस यही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ये भी पढ़ी है कि बेयर्स रिजेंट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, बेयर्स रिजेंट के साथ हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहलाता है। क्योंकि बेयर्स रिजेंट का जो पिंक कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन पीपीटी में। किसके बनने के कारण, MnO2 के बनने के कारण। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेटस में कितनी हो जाएगी, +4, पहले कितनी थी +7, तो +7 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि MnO4 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पिंक कलर से कैसा कलर चेंज हो गया, ब्राउन पीपीटी बन गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एडिशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ कार्बन। हमें 2 रिएक्शन पढ़नी है, एक तो एडिशन ऑफ कार्बन और एक एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। दोनों एक जैसी ही है, तो सबसे पहले लिख लो एडिशन ऑफ कार्बन। इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे CH2 का एडिशन करेंगे, ये कार्बन होता है आपका, ठीक, जिसमें ऐसा न्यूट्रल कार्बन जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। दोनों पेयर्ड भी हो सकते हैं, दोनों अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। कार्बन हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अब अपने को आगे पढ़ना है। देखो इसमें क्या होगा, सिन एडिशन होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे स्टार लगा लेना, ये आपको याद रखना है, ठीक। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। यहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको सिंपल एल्कीन दे दिया और इस पे आपको कार्बन ऐड करना है। तो कार्बन देखो कहां से मिलता है, कार्बन के क्या मेथड है, एक तो ये आपको मिलता है CH2N2 को हीट करने से, इसको हीट कर दो, ठीक। या आप एक काम करो CH2I2 को हीट कर दो, इससे भी आपको कार्बन मिलेगा। या आप क्या कर सकते हो, CH2I2 की रिएक्शन जिंक के साथ करवा दो। तो इन सभी केसेस में, इन सभी केसेस से हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलेगा। तो कार्बन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ये फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल यहां पे जब अटैक करता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, इसको इनको ना पहले तो इस पाई बॉन्ड को फ्री रेडिकल्स में तोड़ लेगा। या यूं कह दो, यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। और जब ये पेयरिंग होगी तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, ये इसका बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ इसने पेयरिंग कर ली ऐसे, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। समझ आ रहा है, ये एडिशन ऑफ कार्बन है। कोई डाउट है क्या इसमें। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लीजिए सिंपल दे रखा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इनमें से कोई भी लिख के दे दिया, तो आप लिखते ही क्या समझ जाओगे कि आपको कार्बन को ऐड करना है। कैसे कर दोगे, यहाँ पे सिंपल सा है, ये बनेगा आपका
समझ रहे हो मेरी बात कैसे बना? भाई मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। जैसे ये बनेगा CH2 और ये पाई बॉन्ड ऐसे, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा कार्बिन, ठीक। या इसको ऐसे दिखा दो, साइक्लोप्रोपेन आपने बना लिया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये दिया रहता, ठीक। तो इस केस में क्या करते? तो इस केस में यही बनता और इसमें अलग क्या हो जाएगा फिर? अलग क्या करोगे? देखो यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे ये दिया रहता आपको सिस 2 ब्यूटेन, तो सिस एल्कीन है और सिन एडिशन है, सिन रिजेंट आपको दिया गया है, तो कैसा बनेगा? मीजो बनेगा। तो मीजो कैसे बनाते हैं भाई? मीजो आपका ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे सेम साइड दोनों मिथाइल ग्रुप लग जाए, या इसको ऐसे ही शो कर दो, कोई जरूरत नहीं मिथाइल दिखाने की। ये 2 बॉन्ड का मतलब क्या है? ये 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इनको थोड़ा सा इसे दिखा दो, ठीक। यहाँ पे ये मिथाइल, ठीक, ये 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और यहीं पे ट्रांस दे देगा, तो ट्रांस पे सिन एडिशन करके क्या बता दोगे कि रेसेमिक मिक्सर बनेगा। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। इनको एक बार साइड कर देते हैं, थोड़ी सी जगह बना देते हैं। देखो, अगर ट्रांस 2 ब्यूटीन आपको दिया है तो क्या करोगे इसमें? देखो, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन में यही आपको दे रखे हैं, ये ट्रांस एल्कीन हो गई आपकी, सिन एडिशन होना है, तो ट्रांस सिन में क्या बनेगा? रेसेमिक मिक्सर बनता है। तो रेसेमिक मिक्सर कैसे बनाओगे? यानी ये कंपाउंड आपका इस बार ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? ये मिथाइल ग्रुप लग गया है कि यहाँ पे, ठीक। और एक कैसे लग जाएगा? एक ऐसे लग जाएगा, ठीक। ये ऐसे लिख के दिखा दो CH3 अब कहीं से भी आप चेक कर लो, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। अब आप बोलेंगे सर इसमें कैसे थी? ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही कि नहीं दिख रही? इधर भी ऐसा ही, उधर भी ऐसा ही, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री का देखो, ये दोनों कायरल कार्बन थे, ठीक। ये कायरल कार्बन है, इस पे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, इधर CH2 ग्रुप जुड़ा, उधर CH3 जुड़ा। सिमिलरली ये भी कायरल सेंटर है, क्योंकि चारों ग्रुप अलग जुड़े हुए हैं। फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसलिए मीजो है, ठीक। और ये आपका क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके 2 आइसोमर आएंगे, ये रेसमिक मिक्सर देगा और इसके 2 आइसोमर बनेंगे D and L। 50% ये होगा, 50% ये होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे करते हैं। मान लीजिए यहीं पे आपको अगर ऐसे दे दे, अब नेक्स्ट अगर आपको ये साइक्लोहेक्सिन दे दिया जाए तो इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पे इस पे आपको कार्बिन ऐड करना है, तो कार्बिन को कैसे ऐड करोगे? तो इस पाई बॉन्ड पे ऐड करना है, पाई बॉन्ड पे, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे? ये CH2 फ्री रेडिकल है, तो इसका यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? या आप इसको सीधा ऐसे भी तो शो कर सकते हो। देखो मैं इसको सीधा ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये ऐसे कार्बिन आकर के ऐड हो जाएगा। समझ आएगी नहीं आई? तो ये एग्जाम्पल्स थे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे ही क्या करना है, आपको डाइक्लोरोकार्बिन ऐड करना है। डाइक्लोरोकार्बिन में क्या होगा? बस CCl2 आ जाएगा, ये आ जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी यही है। आप एक काम करो, इस रिएक्शन को लिखो, फिर नेक्स्ट मैं आपको ये वाली रिएक्शन समझाता हूं। जल्दी से लिखो इसको। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। हेडिंग डाल लो और मेरे साथ साथ लिखो, एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है? CCl2 रेडिकल होता है। ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था GOC2 के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा? सिन एडिशन होगा। और ये आपको पता है इसमें भी क्या होता है? 2 तो बॉन्ड पेयर है और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, बिल्कुल सेम आपका कार्बिन की तरह है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बनता कैसे है ये देख लेते हैं। तो अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन
एक्वस KOH के साथ करवा दी जाए तो हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है डाइक्लोरोकार्बिन, और क्या मिलता है, एक मिलता है KCl, और क्या मिलता है, और मिलता है वाटर। ठीक, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। अब देखो ऑर्गेनिक को ना आपको जोड़कर चलना चाहिए। जोड़कर कैसे? अगर आपने इससे पहले एक बार ऑर्गेनिक पढ़ रखी है तो इस टाइम पे आपको याद आ जाना चाहिए, यार ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब माइंड में जोर डालो, कहां पढ़ा हुआ है? ये आपका राइमर टाइमन रिएक्शन में आता है। तो राइमर टाइमन रिएक्शन का अटैकिंग रिएजेंट क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन है। और वहां पे किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। लेकिन अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं। बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि चीजों को कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में भी देखो, आप जब इसको रिवाइज करेंगे ना, जब रिवाइज करेंगे राइमन टाइमन रिएक्शन तो हम आगे पढ़ेंगे, तो जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि यार ये डाइक्लोरोकार्बिन आपका राइमर टाइमन रिएक्शन में भी आता है। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नेक्स्ट देखो, अब यहां पे हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, जैसे सिंपल एक काम करते हैं, सीधी रिएक्शन ले लेते हैं, अपने को क्या टेंशन है। सीधा मान लीजिए ये दे दिया, सिस एल्किन दे दिया, ठीक, सिस 2 ब्यूटिन दे दिया, और इसकी यहां पे लिख के दे दिया CHCl3 एक्वस KOH। एग्जामिनर ऐसे रिएक्शन लिख के दे देगा आपको, तो इसको देखते ही आपको समझ जाना कि क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन, तो इसका एडिशन होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब एल्किन पे ऐड होगा तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कैसे होती है? तो देखो यहां पे क्या होगा, ये ऐसे ही ऐड होगा, यहां Cl ऐसे लग जाएगा, ठीक, ये CH2Cl2 लगा, ये क्या लगा आपका, जैसे वहां पे CH2 लगा था, यहाँ पे Cl2 लगा है, CCl2, समझ आ रही बात? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन लगा है, ठीक है। कैसा ये सिस, तो ये कैसा है, सिन एडिशन करेगा, तो सिन एडिशन से क्या बनेगा, सिस सिन, ये बनेगा आपका मीजो कंपाउंड। यहाँ पे ये CH3, ये H, और ये CH3, ये H, ये ऐसे रहेगा। और यहीं पे अगर ट्रांस लेते तो क्या बनता, एंटी यहाँ पे ट्रांस में क्या हो जाता, ट्रांस अगर एल्कीन आपने लिया है तो ट्रांस सिन के साथ क्या करता है, रैसमिक मिक्सर देता है। तो रैसमिक मिक्सर में आप इसको कैसे बना दोगे, यहाँ पे ये दोनों Cl लगे हुए हैं और यहाँ पे एक CH3 तो वो प्लेन से बाहर की तरफ और एक CH3 प्लेन के अंदर की तरफ, या तो ऐसे दिखा दो या जैसे पीछे मैंने दिखा था वैसे भी शो कर सकते हो, ठीक, जैसे पीछे किया था ना मैंने, आप इस फॉर्मेट में भी शो कर सकते हो, वेज डैश फॉर्मूला, एक ही बात है, कैसे भी करो, ठीक, ये भी कर सकते हो आप। ये मीजो है, ठीक, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसके दो आइसोमर बनेंगे DL, 50% तो ये होगा और 50% ये होगा, हम बोल देंगे यहाँ पे रैसमिक मिक्सर बनता है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये आपको करना होता है, बस इतना लिखो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पे आपकी कंप्लीट हो गई। अपने को इतना ही पढ़ना था, लेकिन इसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं जो फालतू की रिएक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। आपको जस्ट नोट डाउन करनी है और मैं बोल दूंगा ये पढ़नी नहीं है। आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लेना, वैसे उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनमें एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट मैं आपको वही कराऊंगा, वो सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आप नोट करें तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहें तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी आपसे नहीं पूछी जाएगी। इसको नोट डाउन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपने को एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करनी है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस एक बार पढ़ लेना है और नोट डाउन करना चाहें तो कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो एल्काइंस। एल्काइंस में अब लिखना एडिशन ऑफ HCN, बस ये रिएक्शन जरूर नोट कर लेना क्योंकि ये आगे आपके काम आ सकती है। एडिशन ऑफ HCN, देखो इसमें क्या होता है, हमने इथाइन गैस ली या एसिटाइलिन गैस बोल दो, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, HCN के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaCN, या यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं HCN इन प्रेजेंस ऑफ BaCN ट्वाइस। ये आपने लिखा। अब एक काम करो, कॉपी पेन साइड में रख दो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि डॉट्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है, आप इसको देख करके रिमाइंड करने की कोशिश करो कि हम इसको कहाँ पे पढ़ते हैं।
अगर आप इसको रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा कि इसको हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। आयोनिक में कहां पढ़ते हैं? बफर सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। समझ आया कि नहीं आया? बफर सॉल्यूशन याद आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं रिमाइंड करवा देता हूं। देखो क्या होता है, HCN है, HCN क्या है? वीक एसिड है, और NaCN क्या है? HCN का और NaOH का सोल्ट है, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। और जब वीक एसिड और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बनाकर उसका मिक्सर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक बफर। समझ आया कि नहीं आया? और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी वीक बेस और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट का मिक्सर लेकर के एक सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? बेसिक बफर कहेंगे। कुछ याद आया कि नहीं आया? सर हमें तो समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं। अगर आपको बफर सॉल्यूशन पहले से समझ नहीं आता तब भी कोई बात नहीं। अभी भी नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। क्योंकि बफर सॉल्यूशन में दिक्कत क्या है, स्टूडेंट्स को सबसे टफ टॉपिक ये लगता है, लेकिन मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है और मुझे समझाने में सबसे इजी लगता है। अगर आज तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो बहुत मजे की बात है, जब आयोनिक में मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत इजी लगेगा, बल्कि इतना इजी लगेगा कि आप दूसरे बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। समझ आ रही बात? तो टेंशन नहीं लेनी है। बस मैं तो आपको ये सिखा रहा था कि देखो ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे थे और कहां से हमें फिजिकल केमिस्ट्री याद आ गई। तो ऐसे ये आप चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, क्योंकि जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना और जब वापस इस रिएक्शन को कहीं पे देखेंगे या रिवाइज करेंगे तो उसी टाइम आपको याद आ जाएगा, देखो सर ने हमें कैसे चीजों को कनेक्ट करना सिखाया था कि ऑर्गेनिक में फिजिकल रिमाइंड हो गई। तो ऐसे पूरी केमिस्ट्री को 360 हमें क्या करना है, कनेक्ट करते हुए चलना है, ऐसे चीजों को जोड़ते हुए चलना है। अगर ऐसे जोड़कर आप रखेंगे हमेशा पूरी लाइफ आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि बफर सॉल्यूशन तो आयोनिक में ही रिवाइज करूंगा तो आपको कभी भी याद नहीं होगा। बफर सॉल्यूशन जहां दिख गया वहीं पे रिमाइंड कर दो कि एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। अगर ऐसा आपने सीखा जैसा मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, आपको कंप्लीट केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं बल्कि हमेशा पूरी केमिस्ट्री आपको याद रहेगी और सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको ये लगेगा। समझ आ रही बात? अब आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं तो आपको बस ये सिखा रहा था कि हमें चीजें कैसे सीखनी चाहिए, कैसे हमें चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बस ये आपके लिए एक लर्निंग थी। आगे एक छोटी सी चीज और अभी मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। देखो क्या है, यहां पे जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसका एडिशन कैसे होगा भाई? एक जगह तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मान लीजिए इस पे हाइड्रोजन जुड़ गया H+, और एक जगह क्या जुड़ेगा? साइनाइड आयन। ठीक, तो ऐसे ही तो एडिशन होगा H+ और Cn- का, जैसे H2O का किया था। समझ आ रहा है? तो अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो बना है इसका नेम बताओ क्या है। अब कोशिश करो खुद से नेम लिखने की। इसको आपको कॉमन नेम लिखना है, IUPAC नेम भी खुद ही लिखना। कर देंगे? कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको वहां पे एक चीज सिखाई थी, अगर कभी भी 3 कार्बन की चेन हो और उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्राइल। ठीक, ऐसे ही 4 कार्बन की चेन और बीच वाले कार्बन में क्या डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? क्रोटोन बोलते हैं कि नहीं बोलते? याद आ रहा ना, क्रोटोनिक एसिड करवा था, क्रोटोन एल्डिहाइड करा था, एक्राइल एल्डिहाइड करा था। एक्राइल एल्डिहाइड ये होता है। ठीक, इसको एक्रोलिन भी बोलते हैं। करवा रहा अच्छे से याद? ठीक, अब यहां पे उसने क्या किया, CHO की बजाय CN लगा दिया, और जब भी साइनाइड आ जाए तो उसमें क्या लिखते हैं? ओ नाइट्राइल। तो क्या बन गया ये? एक्राइलो नाइट्राइल। तो ऐसे इसका नेम लिखते हैं। तो ये क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल। समझ आया कि नहीं आया? ये मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। ऐसे चीजों को जोड़ते हुए चलते हैं, आप नेम लिखना सीख गए। ठीक, इसका एक और कॉमन नेम है, वो क्या है? विनाइल साइनाइड। अच्छा, ओ विनाइल साइनाइड क्यों बोला अब ये आप बताएंगे। देखो CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। CN को छुपा लो। अब क्या दिख रहा है? विनाइल ग्रुप दिख रहा कि नहीं दिख रहा, जो आपने IUPAC में पढ़ा था। तो ये क्या हो गया? विनाइल साइनाइड। समझ आ? अब नेक्स्ट देखो, अगर अब मैं इसका पॉलीमराइजेशन कर देता हूं, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर अगर इसका बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा बताओ? इसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद कौन सा कंपाउंड बनता है? ये वाला कंपाउंड बनेगा। ये ऐसे पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक, ये यूनिट्स रिपीट होती रहेंगी बार बार। मान लीजिए इसके N मोल ले लिए तो बार बार ये ये N यूनिट जुड़ती जाएंगी एक दूसरे से। समझ आ रही बात? ये पॉलीमराइजेशन हो गया। अब ये क्या बन गया? एक्राइलोनाइट्राइल से पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन गया। क्या बन गया? पॉली एक्राइलो
एक्राइलो नाइट्राइल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, पेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल यानी पेन जो पॉलीमर है उसके मोनोमर यूनिट क्या है, तो ये होती है आपकी एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। अब आपका काम ये है कि आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, घर पे लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, ठीक। IUPAC का रूल देख के आप इसका नेम लिखना करेंगे। अब इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसका दूसरा नेम ये है ओरलोन, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलीमर है, ये आपके NCERT में भी दिया गया है और आपके एग्जाम में पूछा भी बहुत बार गया है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना था और करना था। तो ये रिएक्शन, ओनली ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, आगे की रिएक्शन बेसिक मत लिखना। जैसे ये क्या है, एडिशन ऑफ AsCl3, एडिशन ऑफ AsCl3 कैसे करेंगे, इसमें नेक्स्ट लिखना, जैसे एसिटाइलिन गैस ही दे दिया, मान लीजिए आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे दे दिया AsCl3 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इसमें क्या हो जाता है, Cl माइनस के फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस की फॉर्म में निकल जाता है। तो एक जगह तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड होगा और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl या यहाँ पे लिख दो AsCl2 और ये यहाँ पे Cl बन गया, जुड़ गया। समझ आ रही बात, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज लेवेसाइट गैस, लेवेसाइट गैस, एंड दिस इज पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस। कब यूज की गई थी, वर्ल्ड वॉर में यूज की गई थी, यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक ठीक। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये आपके पूछी नहीं जाएगी, पहले ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ लेता था एग्जामिनर, लेकिन आजकल नहीं पूछता। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ओनली ऊपर वाली रिएक्शन लिखनी थी, एक दो और फालतू की रिएक्शन है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ CH3COOH, इसमें देखना क्या करेंगे, CH3COOH, देखो है बहुत इजी चीजें ये, जैसे कैसे करते हैं, यही ले लिया मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे इस बार ये ले लिया CH3COOH, ये वीक एसिड है और इसका स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ सोल्ट ले लिया, तो ये भी तो आपका एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है कि नहीं है, बोलो भाई, ठीक। जब इसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या करना आपको, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में क्या है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और CH3CO माइनस यानी एसिटेट एनायन है, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, यहाँ पे H प्लस ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OCOCH3, और ये बहुत मुश्किल रिएक्शन नहीं है, आप एक टाइप से मान लो आपने क्या ऐड किया है, जब आपने हाइड्रेशन किया था एल्काइन का तो ऐसे नहीं किया था, यहाँ पे H और यहाँ पे OH ऐड किया था, तो OH यहाँ पे क्या है, एनायन था, यहाँ पे एनायन क्या है, एसिटेट एनायन है, वैसे ही किया है और अलग से कुछ नहीं किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। और जैसे यहाँ पे देखो ये कैसे किया, यहाँ पे पीछे अभी जो हमने किया था इसमें क्या था, HCN ऐड किया था, यहाँ पे क्या है, CH3COOH है, वीक एसिड है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अगर एक बार और यही दे दिया जाए CH3COOH और ये इन प्रेजेंस ऑफ CH3COONA, ये अगर दे दिया जाता है, अब क्या करेंगे देखना, नेक्स्ट अब क्या हो जाता है यहाँ पे CH3, अब ये बॉन्ड फिर से ऐसे टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस M का काम करेगा और ऐसे टूट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे CHOCOCH3 और यहाँ पे OCOCH3। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। और अगर इसको फर्दर हीट कर दोगे तो फर्दर हीट करने पे ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा और क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हीट कर दिया आपने, एक तो क्या बन जाएगा, वो तो CH3CHO, ठीक, और इसका क्या बन जाएगा CH3COOCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए एडिशन ऑफ CH3OH, ये कैसे ऐड करते हैं, ये भी ऐसे ही ऐड होगा, जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको एसिटाइलिन गैस ही दे दिया और किसके साथ रिएक्शन करवाई है, इसकी रिएक्शन करवा दी आपकी वही जैसे ऊपर करवाई है, सेम CH3OH और इन प्रेजेंस ऑफ CH3ONA, ठीक। एक टाइप से ये भी वीक एसिड होता है, ठीक। मेथेनॉल है तो क्या क्या ऐड होगा यहाँ पे, CH2, देखो CH2 लिखना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH
OCH3, ठीक। और अगर एक बार और ऐड कर दिया CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ CH3ONA, क्या बनेगा? CH3 CHOCH3 और OCH3, ठीक। समझ आया कि नहीं आया? और यहां पे मान लीजिए अगर ये रिएक्शन ऐसे दी जाती, नो ये RCH ये एल्काइन ऐसे दे देता, तो इस केस में क्या हो जाता, यहाँ पे ये ऐसे जुड़ता, ये मान लीजिए पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाता, ठीक। तो यहाँ पे तो H जुड़ता और यहाँ पे OCH3, क्योंकि एनायन तो यही है। फिर एक बार और सेम करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? RCOCH3 और OCH3 और ये R नहीं, वहां पे क्या लगा हुआ है? CH3, ठीक। ये क्या है आपका? ये एसिटल है और ये क्या है? ये आपका कीटल है। कीटल यानी देखो कीटोन से बना है एक टाइप से, आप ये मान लो कीटोन से तो बना है, ठीक। कीटोन क्या होता है? ये कीटोन होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये हटा के OCH3 लगा दिया। वहां पे क्या था? CH3CHO था, ये मान लो एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड का O हटा के OCH3 लगा दिया, इसलिए ये एसिटल है और नीचे वाला कीटल है, ठीक। क्या बनता है? एसिटल और कीटल ऐसे बनेंगे। समझ आ रही बात? और अगर कभी ऐसे लिख के दे देना, आगे भी आएंगे, देखो अगर कभी ऐसे लिख के दे दे CH3OH CHOCH3, ये हेमी एसिटल होता है, ठीक। कर लेंगे, इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, फिर आगे हम करेंगे। इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये इजी सा है, कोई जरूरत नहीं है वैसे इसको याद करने की, एक बार बस पढ़ लो और स्किप कर दो बेशक। अब नेक्स्ट देखो, इनसे भी घटिया रिएक्शन, मींस इनसे भी लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेकिन 1 मिनट की है, अभी देख लेते हैं। देखो जैसे एडिशन ऑफ एल्कीन, ये ऐसी रिएक्शन कभी भी एग्जाम में नहीं आनी चाहिए। देखो फालतू की रिएक्शन है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, ये एल्कीन दे दिया और एल्कीन पे ही आपसे क्या करवा रहा है? एल्कीन को ऐड करवा रहा है, ठीक। ये दे दिया मान लीजिए, अब इसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पे ये देखो, ये जो CH2 है, यहाँ इसके पास क्या होगा? CH3 है, एक H ऐसे होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसे निकल जाए और ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाए, ये इसके ऊपर ऐसे अटैक कर दे, तो यहाँ पे H लग जाएगा और उस कार्बन के क्या लग जाएगा? उस कार्बन के क्या लग जाएगा भाई? यहाँ पे लग गया H, ठीक। इसके तो, और यहाँ पे प्लस आएगा तो इसके ये CH2 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2। और ये क्या है? देखो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे इसको? नियो बोल सकते हैं। और जब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आइसो बोलते हैं, तो इसको एक्सेप्शनली हम क्या बोलते हैं? आइसोओक्टेन, या और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आइसोओक्टेन बोलते हैं। याद आ रहा है? ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्केन। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? आइसोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? आइसोब्यूटेन के साथ। ये आइसोब्यूटेन है, ठीक। इसमें क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसे H, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो ये H प्लस यहाँ ऐड होगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। और कुछ भी नहीं है। क्या बनेगा? CH3 मान लीजिए वो हाइड्रोजन जहाँ पे ऐड हुआ वो कार्बन नीचे चला गया, तो ये CH2 वहाँ पे ऐड हो जाएगा जा करके CH3। तो इसमें देखा आपने, ये आइसो ग्रुप भी प्रेजेंट है और नियो ग्रुप भी प्रेजेंट है, लेकिन एक्सेप्शनली इसको क्या बोलते हैं? आइसोक्टेन, ठीक। लिख लो बस, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी खत्म हो गई। इसके बाद अपने को फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज अभी तक जो हमने पढ़ा, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्सिलेशन था, और अभी जो हम पढ़ेंगे FRAR यानी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। इसको लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड एडिशन रिएक्शन यानी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आपको अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं और फिर अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी करना है। तो हेडिंग डाल लो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यानी FRAR, फरार भी इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्या है? इसको हम मायोक्रास इफेक्ट भी कहते हैं। मायोक्रास इफेक्ट, ये साइंटिस्ट के नेम है, ठीक। और परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, परोक्साइड इफेक्ट, ठीक। और इसमें सबसे खास बात पता क्या है आपको? एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट मिलता है।
एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। समझ आ रही बात? कैसे होगा वो अपने को देखना है। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको एक एल्कीन दे दी, ये वाली, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराएगी किसकी प्रेजेंस में, किसके साथ, HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड है, ठीक, तो इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। समझ आ रही बात? तो इसमें होता क्या है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये बनता है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। आपको पता है मार्कोनिको प्रोडक्ट में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अगर ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसको क्या बोल देंगे, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है और इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। वैसे इसमें मार्कोनिको प्रोडक्ट भी मिलता है, यानी ये वाला प्रोडक्ट भी मिलता है, Br, यहां क्या लगाएंगे, Br, और ये CH3, ये भी इसमें मिलता है मार्कोनिको प्रोडक्ट, लेकिन ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। समझ आ रही बात? ऐसा क्यों, ये अपने को समझना है। देखो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से समझ में आएगा। मैकेनिज्म क्या है, यहां पे आपको क्या दिया गया है, ROR, परऑक्सी लिंकेज है। ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। जब ये टूटेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक। तो जब भी टूटेगा ये ऐसे टूटेगा, तो ऐसे टूटने के बाद ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, जा करके HBr पे अटैक कर देगा। तो जैसे ही HBr पे अटैक करेगा, इसको ही फ्री रेडिकल के रूप में तोड़ेगा, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। तो जैसे ही H फ्री रेडिकल टूटेगा तो ये किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा, और Br फ्री रेडिकल आपको मिल जाएगा। ये बन गया Br फ्री रेडिकल। अब Br फ्री रेडिकल का काम देखो, Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, एल्कीन पे अटैक कर देगा। कैसे, देखो नेक्स्ट देखो क्या करेगा, यहां पे अब Br फ्री रेडिकल का काम है। तो Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा, फ्री रेडिकल के रूप में तोड़ देगा। तो कैसे टूट सकता है, ये ऐसे टूट जाएगा, देखो यहां पे ये ऐसे टूट जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक। अब देखो, अब यहां पे दो कंडीशन बनती है, Br फ्री रेडिकल इससे भी जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन बना लेंगे। मान लीजिए हमने एक बार ये बना ली, ठीक, और नेक्स्ट कंडीशन क्या बनाई कि इस कंडीशन में हमारा Br इस कार्बन से जुड़ गया और यहां पे फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, ये कैसा फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है कि नहीं है, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, ठीक। और ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है कि नहीं है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल ये होगा 2 डिग्री वाला, मोर स्टेबल, और यहां पे क्या होगा, लेस स्टेबल। तो देखो हमारी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना, फ्री रेडिकल बना, कार्बन फ्री रेडिकल बना, और जहां पे कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वही तो मेजर प्रोडक्ट देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब ये क्या करेगा, वापिस जा करके ये HBr पे अटैक कर देगा। ये फ्री रेडिकल है, इसको किस में तोड़ देगा, फ्री रेडिकल में तोड़ देगा, और यहां पे फिर क्या होगा, ये फ्री रेडिकल ये किससे जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। यहां पे 2 H नहीं आएगा, 1 H आएगा, ठीक। फिर क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा एज ए फ्री रेडिकल और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से मेजर प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता, इसमें कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। और नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, यहां पे जब ये HBr पे अटैक करेगा तो ये फ्री रेडिकल है, तो इसको फ्री रेडिकल के रूप में तोड़ेगा यहां से ऐसे, जैसे यहां पे तोड़ा था। तो जैसे ये तोड़ेगा तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन आएगा यहां पे, ठीक। तो यहां पे हाइड्रोजन आएगा तो हम क्या लिख देंगे, सीधा CH3 लिख देंगे, ठीक। ये माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर क्यों हुआ, क्योंकि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा तो माइनर प्रोडक्ट देगा, और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। तो समझ में आया आपको? अब डायरेक्ट हमने क्या देखा, हमने रिजल्ट देखा। देखो यहां पे इस प्रोडक्ट में क्या हुआ है, इस प्रोडक्ट में अगर इस एल्कीन को देखा जाए तो आपने देखा कि Br यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, HBr में Br माइनस नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट कहां से जुड़ा है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि यहां पे ये हमें क्या मिल रहा है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
बोलो भाई, ठीक। और ये आपका मार्कोनिको प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्या बना है, ये लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से बना है। तो यहाँ पे जो कार्बन फ्री रेडिकल है 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ये हमेशा माइनर प्रोडक्ट देगा। और ये 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, ये ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ये मेजर प्रोडक्ट देगा। और इसीलिए आपका एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी पेरोक्साइड इफेक्ट होगा यानी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, या आपको ऐसा दे दिया जाए HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये दे दिया, या H2O2 दे दे, तो उस केस में आपको हमेशा एंटी मार्कोनिको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। बस इसका ध्यान रखना है, इसमें और कोई मैकेनिज्म की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाऊंगा, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ सकता है कि सर ने यहां पे जो रिजेंट लिया है वो HBr ही लिया है, यहां पे HF क्यों नहीं लिया, HCl क्यों नहीं लिया, या HI क्यों नहीं लिया। तो इसका रीजन समझो। देखो यहां पे HF भी हो सकता था, HCl भी हो सकता था, और HBr भी हो सकता है, और HI भी हो सकता है, लेकिन हमने ओनली HBr को क्यों चूज किया, या HBr ही क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे ओनली एंड ओनली HBr ही यूज होगा। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन समझो। ये या ये क्यों नहीं होंगे। देखो ये दोनों जो है ना, यहां पे क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से डेल्टा EN जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो लार्ज है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो हाईली पोलर बॉन्ड होगा, हाईली पोलर बॉन्ड होगा, और हाईली पोलर बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर किसी की है तो उसको फ्री रेडिकल में तोड़ना मुश्किल होता है। देखो अब भाई आप एक काम करो, ये H है और ये F है, अगर आप चाहें कि इसको फ्री रेडिकल में तोड़ देंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करने जाएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा पोलर है, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और ये H+ और F- में टूटेगा, ना कि H फ्री रेडिकल और F फ्री रेडिकल में। सेम केस HCl का है, तो इसलिए इनमें आपका फ्री रेडिकल नहीं बनता है, और फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो यहां पे हम FR-AR नहीं करवाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो HI में क्यों नहीं करवाते, देखो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है, और यहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम है, और इसके साथ साथ यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, फिर भी इसलिए नहीं करवाते क्योंकि जब हम यहां पे आई रेडिकल बनाते हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि आपने सिस्टम में एनर्जी दी है, और सिस्टम में एनर्जी देंगे तो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, और कम स्टेबल होगा तो जल्दी से क्या होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन कर जाएगा, कुछ ना कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये क्या करता है, यहां पे जैसे ये I फ्री रेडिकल बनता है तो जल्दी से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 I फ्री रेडिकल मिलके क्या कर लेंगे, I2 बना लेंगे। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण ये आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ओनली HBr आपकी FR-AR रिएक्शन देगा, ना HF देगा, ना HCl देगा, और ना ही HI देगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब देखो मान लीजिए फिर भी एग्जामिनर अगर यहां पे आपको ऐसा लिख करके दे दे, जैसा मान लीजिए ये लिख के दे दिया, देखो यहां पे आपको ये लिख करके दे दिया, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कि भाई मैं तो है ना आपको दे रहा हूं कि HF इन प्रेजेंस ऑफ ROR, ये लिख के दे दिया, तो क्या आप यहां पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। आप फिर भी क्या करवाएंगे, मार्कोनिको रूल लगवाएंगे और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट लग जाएगा और मार्कोनिको प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ रही बात। मान लीजिए यहां पे एग्जामिनर अगर आपको HCl दे देता, ऐसे दे देता ROR, ठीक, ये लिख के दे देता, तो इस केस में आप क्या करते, तो इस केस में भी आप क्या करते कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, और मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है। सेम इसी तरह से इसमें यहां पे
क्लोरीन लग जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए एग्जामिनर क्या करता, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा करता आपके साथ कि यहाँ पे आपको HI दे देता इन प्रेजेंस ऑफ ROR, थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूँ, HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो इस केस में भी आप क्या करते, क्या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी? नहीं होगी। कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और क्या प्रोडक्ट बनेगा? मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इसमें भी बीच वाले कार्बन पे आयोडीन लग जाएगा। कर लेंगे ऐसे, ठीक है भाई। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे HBr का केस आ जाए, जैसे मैं आपको एक साथ करवाता हूँ, देखो इधर मान लीजिए एग्जामिनर ये ना करके आपको यहाँ पे ऐसा देता कि ये दे दिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक, तो अब आप क्या करते, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे और मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलो भाई, क्या बनेगा? CH3 CHBr, ये CH3। ठीक, मान लीजिए यहां पे एग्जामिनर आपको क्या दे देता? HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROR दे देता, तो आप क्या बोलते कि यहाँ पे FrAr होगी और क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। बोलो भाई, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देंगे? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आप ब्रोमीन को लगा देंगे। ठीक, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट, अगर यहाँ पे HBr दे देता और वाटर दे देता, तो इस केस में आप क्या करते? वही करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और मार्कोनिको रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पे क्या होगा, जहां पे Br लगा है उसके बजाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में क्या लग जाता है? वाटर का OH लग जाएगा। बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, अब देखो मैंने आपको सारा जो अभी पढ़ाया उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी रिमाइंड करवा दी। तो ऐसे रिमाइंड करते हैं कंप्लीटली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे कर लेंगे आप अच्छे से। ठीक, ऐसे चीजों को समझ समझ के करना चाहिए। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे और अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या सीखा है। हमने अभी ये सीखा है, अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये लिख के दे दे कि यहां पे मैंने आपकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है? HCl के साथ करवाई है CCl4 की प्रेजेंस में। आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बोलो, बिल्कुल आसान है, ये आप सीख चुके हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको बोल देता कि मैं यहाँ पे आपको HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 देता हूँ, फिर भी आप क्या बोलते? फिर भी आप ये बोलते कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे मार्कोनिको रूल के द्वारा यही प्रोडक्ट बनेगा। यानी HF, HCl और HI केस में आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कभी भी नहीं करवानी है, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है, मार्कोनिको रूल लगा के प्रोडक्ट बनाना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसका कंपैरिजन करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है HBr वाली रिएक्शन, यानी इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दे दिया जाए, यहाँ पे ये दे दिया, बोलो भाई। ठीक, और इसमें आपको सबसे पहले रिएक्शन करवाएगी किसके साथ? HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपने क्या देखा? CCl4 रिजेंट है, तो रिजेंट CCl4 है और HBr दिया गया है एल्कीन के साथ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी होगा और अगर पॉसिबल है तो मार्कोनिको रूल भी लगेगा। ठीक, तो पहले तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा और पाई बॉन्ड जैसे ही ऐसे टूटेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बना लेना। जैसे ही यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन आपका बनेगा, फिर आप क्या कराओगे? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करा देंगे, यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे। हाइड्राइड को जैसे ही आप शिफ्ट कराएंगे क्या बन जाएगा? टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा और टर्सरी कार्बोकेटाइन जहां पे बनेगा वहीं पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपको क्या दे देता? HBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे देता। सेम रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है
वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में थी, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, वहां पे ब्रोमीन की जगह OH लगा देते हैं, वही कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। बोलो भाई, समझ आ रही बात? सीधा सिंपल सा वही बनाना आपको, बार बार रीअरेंज करा के मैं नहीं दिखा रहा आपको, बस जहां पे ब्रोमीन लगा है वहां पे क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे ऐसा देता आपको HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो इसमें आप क्या समझते कि यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। तो एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वगैरह तो भूल ही जाओ, सीधा क्या करना है, ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो समझ रहे हो, रीजेंट डिफरेंट होने से कितना डिफरेंस आ जाता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई और क्या करवाया आपने, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करा के प्रोडक्ट बना दिया। अब फिर आपने HBr ही लिया लेकिन H2O ले लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, भाई कार्बोकेटाइन भी बनेगा, रीअरेंज भी होगा, लेकिन जहां पे ब्रोमीन लगाना था वहां पे OH लगेगा। याद आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्या किया, HBr ही आपने रिजेंट लिया है लेकिन इस बार सॉल्वेंट क्या ले लिया, H2O2 ले लिया। तो क्या हो गया, पेरोक्साइड इफेक्ट आ गया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। सीधा बॉन्ड को तोड़ा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे Br को लगा दिया। समझ रहे हो? तो देखो ऐसे रिजेंट चेंज करने से, सॉरी ऐसे सॉल्वेंट चेंज करने से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये समझ समझ के आपको लिखना है। आगे 2-3 एग्जांपल और अपने को करने हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें ये रिएक्टेंट दे दिया, एक बार इसके ऊपर HBr का अटैक करवाया गया, एक बार HBr H2O का, एक बार HBr H2O2 का। तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? जैसे पहले में HBr दिया गया है तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना कि आप नॉन पोलर सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब सॉल्वेंट नहीं दिया गया हो तब हम वाटर को मानते हैं, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन इस केस में सीधा आपको HBr के साथ रिएक्शन करवानी है जैसे नॉर्मल हम करवाते हैं, जब तक आपको वहां पे वाटर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिख करके ना दिया गया हो। तो अब कैसे करेंगे, तो पहले वाले की अगर बात की जाए तो यहां पे आपको पता है क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक, और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वगैरह होगा। ठीक, कैसे करेंगे, देखो पहले तो क्या करो, कार्बोकेटाइन बना लो, ये बनेगा। ठीक, अब जैसे ही ये बनेगा आपको पता है यहां से ये रिंग एक्सपेंशन होना है और रिंग एक्सपेंशन जैसे ही होगा तो ये बनेगा, इसके पास यहां पे प्लस चार्ज आएगा, पहले भी सिखा चुका हूं। तो फिर यहाँ पे ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे टर्सरी पे बन जाएगा और फिर Br माइनस का अटैक करवा दोगे। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे Br लग जाएगा। कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट वाला केस देखो, नेक्स्ट वाले में भी सेम रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वगैरह होगा। तो इसमें क्या करोगे, बस एक डिफरेंस आ जाता है, जहां पे Br लगाना वहां पे क्या लगाना है, OH लगाना है। ठीक, Br की जगह बस OH लगा देना जैसे उस रिएक्शन में किया है। समझ आ रही बात? पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब ये देखो, ये क्या है, HBr है, H2O2 की प्रेजेंस में FrAr होगा और क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनने वाला है। फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, बनाओ। इसमें क्या बनेगा, यहां पे सीधा सा ये है कि यहां पे CH2, यहां पे CH, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे Br लगा देंगे। सिंपल सा केस है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो, आपके सामने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो और मैक्सिमम इन क्वेश्चंस में आपको 2 मिनट लगना चाहिए। अगर आप दोनों ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये समझो अभी तक जो आपने पढ़ा है आपको पूरा रिमाइंड हो गया है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक बार एक काम कर सकते हैं, मेरे साथ साथ सोल्व कर सकते हैं। जब घर पे पढ़ेंगे तब एक बार ट्राई कर देना। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मेरे साथ साथ करना तो बोर्ड की तरफ देखो। देखो क्या होगा, यहाँ पे HBrCCl4 दिया गया है, 1 मोल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और मार्कोनिको रूल लगेगा, यानी ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनने वाला है आपका, बताओ भाई, यहाँ पे ब्रोमीन बनेगा। ठीक, ब्रोमीन लगेगा। ठीक, अब नेक्स्ट केस में है HBr H2O2, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होनी है और सिंपल सी बात है कि एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनने वाला है। एंटी मार्कोनिको का मतलब यह है कि नेगेटिव पार्ट को वहां पे लगा दो जहां पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाना सीखो। किसी मैकेनिज्म की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आप तो सिंपल प्रोडक्ट बनाना सीख लो। जो बातें मैंने बोली है वो याद रखो।
कि उसमें भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वाला केस देखो, इसमें पहले क्या दे दिया, HBr H2O2 दे दिया, तो यानी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, यानी इसमें क्या बनेगा, एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनेगा। और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे ब्रोमीन को लगा देंगे। तो लगाओ, इसमें कैसे लगेगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे Br लग गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे किसका रोल आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन का रोल आएगा, ये प्लस M का काम करेगा। और प्लस M का काम करेगा क्योंकि हैलोजन जब रेजोनेंस में होते हैं तो प्रोडक्ट चाहिए होता है तो प्लस M का काम करते हैं, और जब हमें रिएक्टिविटी चाहिए होती है तो किसका काम करते हैं, -I का काम करते हैं। ठीक, तो इस बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा, इस बॉन्ड को ये ऐसे तोड़ेगा। ठीक, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे माइनस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जहाँ पे प्लस आया है वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो समझ रहे हो कैसे कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज आपने पढ़े थे सारे आपके रिमाइंड हो गए। ठीक, तो आज का लेक्चर बिल्कुल सिंपल था। आज के लेक्चर में आपको दो ही चीजें अच्छे से पढ़नी है, एक तो हाइड्रोक्सिलेशन वाली रिएक्शन और एक फ्री रेडिकल एडिशन वाली रिएक्शन। इसको मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। देखो कैसे करते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन हमने 4 टाइप से किया था। सबसे फर्स्ट टाइप जो था वो हमने बेयर रिएजेंट के साथ किया था। बेयर रिएजेंट यानी कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 या 1% अल्कलाइन KMnO4 को भी हम क्या बोलते हैं, बेयर रिएजेंट बोलते हैं। बेयर रिएजेंट की रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में काम आता है। बेयर रिएजेंट में सीन एडिशन होता है। देखो बेयर रिएजेंट जब किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे एल्कीन या एल्काइंस के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो ये अपना पिंक कलर छोड़ करके ब्राउन पीपीटी बना लेता है। ब्राउन पीपीटी किसके कारण बनती है, MnO2 के कारण बनती है। हुआ क्या है रिएक्शन में, KMnO4 किस में कन्वर्ट हो गया, KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो गया। तो KMnO4 खुद पिंक था और MnO2 की उसने ब्राउन पीपीटी दी है। यानी किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके अगर KMnO4 यानी बेयर रिएजेंट अगर ब्राउन पीपीटी दे देता है तो हम ये कहेंगे रिएक्टेंट जो है क्या है, अनसैचुरेटेड है, और इसीलिए इसे हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना, KMnO4 में Mn+7 में है, MnO2 में +4 में है, यानी +7 से +3 में गया है, यानी उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, खुद रिड्यूस हुआ है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया। कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए तो क्या होगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर, यानी m बाई एन फैक्टर कितना, 3, m/3 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा बेयर रिएजेंट के साथ, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अपनी एरोमेटिसिटी नहीं खोना चाहता है। और लेकिन इसके साथ साइक्लोप्रोपेन देता है क्या, साइक्लोप्रोपेन नहीं देता है। साइक्लोप्रोपेन ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, लेकिन अल्कलाइन KMnO4 के साथ यानी बेयर रिएजेंट के साथ नहीं देता। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड किसके साथ किया था, सेकंड हमने OSO4 के साथ किया था, इसमें भी सीन एडिशन था। फिर पर एसिड के साथ किया था, उसमें एंटी एडिशन था। फिर हमने Ag2O यानी O2Ag+ के साथ किया था, उसमें भी आपका एंटी एडिशन था। फर्स्ट 2 में सीन एडिशन और लास्ट 2 में एंटी एडिशन, बस यही आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमने एडिशन ऑफ कार्बन और डाइक्लोरोकार्बन भी किया था, तो इन दोनों में भी सीन एडिशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जो हमने पढ़ा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यानी मायोख्रास इफेक्ट, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में हमने सबसे खास बात क्या पढ़ी, इस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, HBr एज ए रिएजेंट लेते हैं, और सॉल्वेंट जो लेते हैं वो पेरोक्साइड होना चाहिए। समझ आ रही बात। और जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा मेजर प्रोडक्ट आपका एंटी मार्कोनिको रूल से बनेगा, एंटी मार्कोनिको आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है आपको, इसमें एंटी मार्कोनिको मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है वो अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म से पता चलता है। हमने क्या देखा, जब यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी बन सकता है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल भी बन सकता है। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री कम स्टेबल होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, और जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो हमने देखा कि किस रूल से बना हुआ है, वहां पे जो ब्रोमीन लगा है वो उस कार्बन पे लगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बना है। तो इसलिए हम कहते हैं इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फिर नेक्स्ट हमने ये देखा था कि HF HCl ये रिएक्शन नहीं देते हैं,
ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इनका बॉन्ड जो है हाईली पोलर बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये फ्री रेडिकल में नहीं टूटेगा। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्या है, HI क्यों नहीं देता? HI इसलिए नहीं देता क्योंकि आई फ्री रेडिकल जब हम बनाते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उसकी स्टेबिलिटी सिस्टम की कम हो जाती है, और फिर आई फ्री रेडिकल जल्दी से I2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपको ये ध्यान रखना है HF, HCl, HBr अगर आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में दे रखे हैं तब भी आपको FR-AR नहीं करवानी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है और मार्कोनिको रूल फॉलो करवाना है। लेकिन HBr के केस में आपको ध्यान रखना है, अगर CCl4 दे दिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। अगर वहीं पे उसने अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे दिया, FR-AR होगी, एंटी मार्कोनिको मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसके बाद अगर HBr H2 दे दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहां पे इस रिएक्शन में ER में जब Br लगा था तो उसमें वहां पे OH लग जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहां पे ये क्वेश्चंस हमने किए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपका आज का लेक्चर था। ठीक, अब देखो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब एडिशन रिएक्शन में हमारा ओनली NAR बचा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बचा हुआ है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो इसके साथ हमारा एडिशन रिएक्शंस भी कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, और कल के लिए आप रेडी रहना। कल हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और आज का अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज के लेक्चर में फिर से एक बार बोल देता हूं, हाइड्रोक्सिलेशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। थैंक यू।